थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ मैडम पीछे, हाँ मैडम थोड़ा सा। ये मैंने कई लोगों को बताया। अच्छा हो तो पास में संगना जाते जाते मैं कहा आप किसी का नाम ले लीजिएगा, 4 मिनट और बैठा
सर एक बार यस परिवार के सदस्य यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस पावन एवं शुभ उपलक्ष्य पर हम अपनी चित परिचित संस्कृति के अनुरूप दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभ आरंभ करते हैं। पूजरोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश्य दीप ज्योति नमस्ते। हम सभी के प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी का 71वां जन्मदिन सभी देशवासियों के लिए आने वाले सुखद अनुभवों से परिपूर्ण हो, उसको समर्पित करते हैं। थैंक यू सर। वादा सर महात्मा गांधी लाइफ इन कलर्स आपको फाउंडर्स के हाथ से सप्रेम भेंट करते हैं सर। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के ऊपर लिखी हुई किताब और आइए हम मिलजुल के बनाए सुलभ सुखद संसार। आओ हम मिलजुल के बनाए सुलभ सुखद संसार। धर्म जाति का
भारत की भी कल्पना की थी। गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ हो। वो तो यहाँ तक कहते थे कि हमें आज़ादी बाद में चाहिए, पहले स्वच्छ भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता को गले लगाया है और जन जन तक पहुंचाया है। मोदी जी ने स्वच्छता को एक आंदोलन का रूप दिया और इसमें वे सफल भी रहे। इसीलिए आज हम सभी उनके जन्म दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। माननीय संस्थापक महोदय जी ने पिछले 50 दशकों से भी अधिक समय से स्वच्छता और साफ सफाई के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाते हुए स्वच्छ भारत के लिए विशेष कार्य किए हैं और गांधी जी और मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ऐसे में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संस्थापक महोदय सर से कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं दें। राज्यसभा के माननीय सदस्य माननीय डॉक्टर राकेश सिन्हा जी, श्री अर्जुन बाबू, अनिल मिश्रा जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, पार्थो भट्टाचार्य जी, कहाँ चले गए पार्थो? कहीं बैठे, कहाँ बैठे? अच्छा ठीक है। सुश्री पद्मश्री माननीय उषा जी, पूजा जी, स्कूल के बच्चों और सुलभ के मित्रों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग भारत के सबसे अधिक प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर राकेश सिन्हा जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य के साथ साथ गृह मामलों के सदस्य समिति के संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के भी हेडगेवार की जीवन सहित कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। इनके बारे में कुछ कहने के पहले मैं जो सबसे उत्तम श्रेणी में जो मंदिर है और जहाँ मैं गया भी था, तो वहाँ पर सोमनाथ मंदिर में पूजा करने गया था मैं 3 बार में। पहली बार मंत्र का उच्चारण करने समय मेरा तादात्म्य संबंध ऐसा स्थापित हो गया कि मेरे आँख से
अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और मुझे पता नहीं चला कि मैं मंत्र पढ़ रहा था या रो रहा था। अंतिम जो पद आएगा सुनेंगे आप, उसमें मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे के हमारे जो तन्मयता थी उसका भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना ज़ोर ज़ोर से आप क्यों रो रहे हैं, और पूरा शरीर मेरा आंसू से भर गया था। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। मैंने पत्नी से कहा कि बड़ा आपने नुकसान कर दिया हमारा। अभी हम भगवान शिव के साथ आइडेंटिफाई हो चुके थे और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। तो उस श्लोक से जो सोमनाथ मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है, समय कम लूँगा क्योंकि मुझे मुख्य अतिथि को ज़्यादा सुनना है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषारादिशङ्काशु गौरङ्गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरम् आस्प्राणिकौलोलनीचारुगङ्गा लशद्वालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तहशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा। यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराना न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोदताताप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टं विदं प्रोक्तं विप्रेण हतोघय ये पठन्ति नरा भक्ता ते खां शंभु प्रसीदति। 10 श्लोक के साथ महादेव की अर्चना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उनके सुखद सफल जीवन
स्वस्थ एवं बहुत बहुत दिनों तक जियो, हजारों साल साल के दिनों 50,000 अब जीवित रहें, वो दीर्घजीवी हों और उनके नेतृत्व में देश का विकास होता रहे, चहुँ विकास होता रहे, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और उनका जो जन्मदिन है उस अवसर पर तालियों की ध्वनि से जैसा ठीक है, जैसा मैं पहले कह रहा था कि माननीय डॉक्टर सिन्हा साहब ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अक्सर तो समाचार चैनलों पर इनको देखते ही होंगे आप, वक्ता रूप के आते हैं इसमें। और जो इनकी जो पकड़ है संस्कृति की और जिस प्रकार से इसको ये आगे बढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक प्रखर उदारवादी विचारों के जो साथ साथ जो उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये 30 मई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने पुरस्कार की संपूर्ण राशि दान स्वरूप वितरित कर दी थी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं इस बात के लिए। मैं किस जिला का हूँ, किस राज्य का हूँ, ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि हम पूरे देश के हम लोग हैं, लेकिन परिचय के लिए नाम पता लेना पड़ता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो डॉक्टर सिन्हा साहब का जन्म 5 दिसंबर 1964 को बिहार के बेगूसराय ज़िले के ग्राम मनसेरपुर में हुआ था। और हमारे लिए खुशी की बात यह है, गौरव की बात है कि आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूँ। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बिहार में बहुत सी विभूतियाँ हुई हैं और आप भी उसमें से एक हैं। तो ये अच्छा लगा कि जानकर कि और जो महत्वपूर्ण बात है कि इनके पिताजी भी स्वर्गीय बंगाली सिंह जी, ये भी वो भी एक शिक्षाविद थे और निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से जीवन शैली का इनके बचपन पर ग्रहा पड़ा। इनकी माँ स्वर्गीय द्रौपदी देवी ने भी इनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला है। तो ये नेतरहाट स्कूल से मैं एक बार गया था नेतरहाट में, वहाँ भी इनकी पढ़ाई हुई और उसके बाद मेरिट लिस्ट में 1981 में स्टेट मेरिट लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल किया उन्होंने, 6ठा स्थान हासिल किया और इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो ये तो वो कितने प्रतिभाशाली हैं ये आप इसी बात से अंदाज कर सकते हैं। और डॉक्टर सिन्हा साहब 1989 में पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप पर रहे। यही बड़ी बात। इन्हें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक और विशेष CJ चाको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका श्रेय सिन्हा के डॉक्टर KB हेडगेवार और इसके संस्थापक के राजनीतिक विचारों पर किया गया। MA शोध प्रबंध प्रस्तुत कर हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इन्होंने काम सब किया है। अभी हम आपको बांट दे रहे हैं पूरा इनका जीवन, आप पढ़ेंगे और उसको देखेंगे किस प्रकार से ये आगे आए और किस प्रकार से आज हमारे बीच में हैं और सांसद राज्यसभा से हैं और कितना इन्होंने काम किया है, ये सब इसमें दिया हुआ है।
क्योंकि हम ज़्यादा समय आपका लेना नहीं चाहते हैं, एक बार पुनः इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आज मना रहे हैं, ये जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो 2005 में पहली बार उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। भुज में एक प्रदर्शनी लगी थी और हम लोगों से भी कहा गया था कि आप लोग भी आके प्रदर्शनी यहाँ लगाइए, तो लगाए हम लोग। तो बाद में देखा कि माननीय अभी प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा घबराया भी। तो वो आए, फिर उनको हमने दिखलाया अपना कार्य जो था, खासकर जो जल का था वो दिखलाया उनको हमने, शौचालय दिखलाया और भी दिखलाया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि किसी विषय को जब सुनते हैं ये तो गंभीरता से सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं। इस प्रकार नहीं जैसे हम बोल रहे हैं इधर देख रहे हैं उधर, तो वो मोदी जी में नहीं है। और हमारे लिए जो विस्मरणीय क्षण है वो ये था कि वो उसके बाद बाह पकड़ के हमको संकोच भी हो रहा था, इतना बड़ा आदमी, तो वो बाह पकड़ के हमको डायस पर ले गए और डायस पे बैठाया। हम बहुत संकोच कर रहे थे, हम कहे सर आप बैठिए, मैं तो यहाँ बैठ, नहीं तुम चलो। तो वहाँ डायस पर ले गए, बैठाया और फिर कहा जे तुम भी कुछ बोलो। मेरा कोई कार्यक्रम वहाँ बोलने का नहीं था, न जाने का था, लेकिन उन्हें कहा तुम भी बोलो। तो वो जो स्नेह प्यार जिन्होंने दिया आज भी, पहले मुख्यमंत्री थे अब प्रधानमंत्री हैं, आज भी बरकरार है और आज भी उसी प्रकार से मिलते हैं जो पहले मिलते थे। और जो स्वच्छता का काम संसद में 3 बार सैनिटेशन शब्द का प्रयोग हुआ था, शौचालय का नहीं, सैनिटेशन शब्द का प्रयोग पहले जल का होता था, जल के साथ ही वो बात हो जाती थी, लेकिन उसके पहले 3 बार सैनिटेशन वर्ड का प्रयोग हुआ बस। और जब ये प्रधानमंत्री बने 2014 में सबसे पहली बार लाल किले से जो स्वच्छता की बात की, शौचालय की बात की, महिलाओं की कठिनाई की बात की, लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं उसकी बात की, सफाई की बात की, बहुत सारी बातें की उन्होंने। तो स्वच्छता और शौचालय के बारे में सबसे पहले बात की और कहा कि 1 साल के अंदर 4.5 लाख 4,50,000 स्कूल हैं, सब में 1 साल में शौचालय बन जाने चाहिए। और 1 साल में बन गया, वो महत्वपूर्ण था उसमें कि 1 साल में शौचालय जो है वो बन गया। और फिर क्रांति की शुरुआत हुई। अब आज हर व्यक्ति स्वच्छता की बात कर रहा है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपटीशन हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, लेख हो, कोई भी चीज़ हो, तो आज हर जगह कोई ट्रेन में लोग जा रहा है और बस में जा रहा है, सब जगह स्वच्छता की बात हो रही है। और 1968 में 69 में ही हमने 2 पिट वाले शौचालय का आविष्कार कर दिया था, तो उसको उन्होंने घर घर बनवाया और आज हर घर में शौचालय है। जो काम 5,000 वर्ष में नहीं हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं है, 5,000 वर्ष में जो नहीं हुआ। और 47 में आज़ादी मिली और 47 से लेकर 2014 तक जो काम नहीं हुआ
शौचालय हम लोगों ने बनाए थे, लेकिन घर घर शौचालय पहुंचाने का काम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हो पाया। तो ये दो पिट है, एक चूँकि आप सब जानते हैं, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, एक चालू होता है एक बंद रहता है। 2 वर्ष के बाद ये मिट्टी हो जाती है। तो हम गए थे केबीसी में, तो हमको अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि 6 महीने में आप शौच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कहा नहीं सर, 6 महीने नहीं, 2 वर्ष के बाद, कि पैथोजेंस जो हैं ये 1 साल 3 महीने में मरते हैं, तो थोड़ा सा टाइम छोड़ दिया जाता है। 2 वर्ष के बाद आप शौचालय में शौच खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो लोग पहुंचाने वाले थे इसको घर घर, लोगों के बीच में वो गहराई से थोड़ा सा अध्ययन और करना बाकी है। शौचालय पहुंच गया घर घर, दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा जानकारी शौचालय के बारे में कि कुआं है मान लीजिए, तो कितनी दूर कुआं होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 30 हाथ दूर कुआं होना चाहिए। आज नहीं लिखा, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और वही डिस्टेंस आज मेंटेन हो रहा है। अब ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि शौचालय जो है कितनी दूर बनाए, चापाकल हो तो क्या करें। उस प्रकार से जो है पब्लिक टॉयलेट्स, सुना सब जानते होंगे, हालांकि 64 का तो इनका जन्म ही है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जब हमने शुरू किया, और यह भी एक मेरे ख्याल से सुखद संयोग है कि सिन्हा साहब जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के थे श्री राजदेवनारायण सिंह IAS ऑफिसर। और पटना में जो पब्लिक टॉयलेट बना, इसका श्रेय श्री राजदेवनारायण सिंह क्यों जाता है, जो बेगूसराय के ही थे वो भी। और उन्होंने कहा कि हम बनाने का तो पैसा देंगे, चलाने का नहीं देंगे, आप पब्लिक से पैसा लेके चलाइए। तो हमने कहा सर पब्लिक पैसा देगी नहीं देगी, आप ट्राई करिए। पहले दिन पूरा हंगामा हो गया सब पटना में, पैसा लगेगा शौचालय का। पहले दिन 500 लोग आए इसका इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें पैसा था 10 पैसा। लोग VIP जितने थे उसमें थे, दरोगा वो थे, मुख्यमंत्री से हट गए थे उसके बाद, और जितने भी नवल बाबू MP थे, वो लोग आके देखते थे कि भैया क्या हुआ है। कि पहले हम लोग पास करते थे गांधी मैदान में तो महकता था ही, हम लोग नाक दे के इस जगह से पास करते थे। तो अब क्या हो गया कि महक क्या हुआ, तो वो लोग आके देखते थे। और चूँकि नया नया था तो हम सुबह 6 बजे पहुँच जाते थे कि कोई VIP आए, कोई भी आए तो उसको हम एंटरटेन करें, बताएं कि क्या है। तो इस प्रकार से जो है ये पब्लिक टॉयलेट्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। 1872 में पेश हुआ, 1878 में पास हुआ। 1878 में कलकत्ता कॉरपोरेशन में एक्ट बना, लेकिन 96 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। और 96 वर्ष के बाद अभी 10,000 पब्लिक टॉयलेट्स तो हमने बनाए हुए हैं, और अब और संस्थाएं बना रही है, और लोग बना रहे हैं, और लोग भी काम कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। तो आइडिया काम करेगा, सबसे बड़ी बात यह है। डिलीवरी तो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो आइडिया काम करेगी। और माननीय सिन्हा साहब के लिए जानकारी, ये शौचालय है पंढरपुर में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर 4 लाख लोग मेला के समय में आते हैं, और इसमें अभी 2 लाख लोग अभी शौचालय में जाते हैं, और 2 लाख का बन रहा है। तो 4 लाख का शौचालय दुनिया में कहीं नहीं है, ये हम ही लोग का लोग का ही है। और जो पहले कह दिया हमने कि हम लोग भारत के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा तो कहाँ के हम हैं क्या है वो तो हो ही जाता है। तो ये है कि 10,000 कम्प्लेक्स में
बिहार के लड़के बैठे रहते हैं, और आप जहाँ कहीं गए शौच करने के लिए या कुछ करने के लिए, और जहाँ देखा कि बिहारी भाषा का प्रयोग हुआ तुरंत पहुँच जाए, सर चाय ले आए आपके लिए, पान ले आए, तो नहीं चाय पान नहीं, तुम कहाँ के हो, तो फला जगह सर हम फला जगह के हैं। तो अभी समझिए कि 50,000 आदमी बिना सरकारी सहायता के, बिना पब्लिक स्टेकर पर बर्डन दिए हुए, उतने लोगों को नियमित रोजगार मिला हुआ है। ये बड़ी आसान काम नहीं था। ठीक, शौचालय भी बने, सफाई भी हुई, और ये सब भी हुआ। तो और वो जो भी आपने देखा है, यहाँ माननीय अमित शाह जी आए थे, बहुत लोग आए हुए यहाँ पर, श्री रविशंकर जी आए, चीफ जस्टिस का, बहुत लोग आते रहते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ आए। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि समस्याओं का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है, और कि खाली कहने से नहीं होने वाला है, असल है। और इसमें क्या है, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, हमने 7 से 8 टेक्नोलॉजी निकाली है, आविष्कार किया है। तो स्वच्छता से रोजगार, कि स्वच्छता से रोजगार, तो इंडिविजुअल टॉयलेट से, पब्लिक टॉयलेट से, बायोगैस से, जो डकबीट होता है, डकबीट, उसको पानी साफ करके मछली कैसे पालेंगे, जलकुंभी को, एक गाय एक बछड़ा है, उससे आपको गैस नहीं मिलेगा पूरा, लेकिन यदि जलकुंभी आप डाल दीजिए, डकबीट है, जलकुंभी डाल दीजिए, तो जलकुंभी डालने के क्या होगा, उसमें गैस मिलता है 8 घंटा। अब एक गाय एक बछड़ा से जितने प्लांट इंडिया बने मैक्सिमम बंद हो गए, इसलिए कि उतना गैस गोबर मिलता नहीं था। अब है कि जलकुंभी सब जो मिलता है, तो जलकुंभी को ले आइए, पाउडर बना लीजिए, इसमें डाल दीजिए, 8 घंटा गैस मिल गया। 60 सेफ्टी गैस चाहिए पर डे के लिए, खाना बनाइए आराम से। तो ये है कि जो पानी साफ करने, डकबीट दिखाया इसने आपको, ये डकबीट है कि पानी में डाल दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, न कोई एनर्जी है, न कोई यह है, यही पानी को साफ करता है, इसमें ये कर सकते हैं आप। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, लंबी यात्रा हम छोड़ देते हैं क्योंकि सिन्हा साहब को सुनना हम लोगों को है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये हम महिला स्वयं ढोए हुए हैं, ये आप देखिए, आरा शहर में 2 दिन हमने पैखाना साफ किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लोग नरक में थे, जो मैला ढो के जीविका यापन करते थे, आज पद्मश्री बगल में बैठी हुई हैं, पूजा बगल में बैठी हुई है। ये इतिहास का पन्ना उल्टा है कि जिसको आप छू नहीं सकते थे, अछूत कहते थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने हाथ से चयन करके पद्मश्री दिया है इसको। तो ये है कि हमने नरक से स्वर्ग में ला दिया। अभी कमाई क्या है, 300 से 400 लोग कमाते थे, अभी 10,000 से 15,000 कमाते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है, माइकल एंजेलो मूर्ति बनाई थी, लगता था कि मूर्ति हंस देगी, और हमारी मूर्तियाँ 2 बैठी हुई है, ये हंस देगी नहीं, लगता नहीं है, ये सब बोलती है सब, है नहीं। तो हम जहाँ जाते हैं, हमारी मूर्तियाँ बोलती है। माइकल एंजेलो को तो लग रहा था कि हम हंस देगी मूर्ति, इतना अच्छा स्कल्पचर था वो कि ऐसी मूर्ति बनाई कि लगे हंसते। लेकिन वो तो उसको हंसने का लगता था, और हमारे जो ये मूर्तियाँ सब हैं वो बोलती हैं वो सब। तो इतिहास का जो पन्ना उल्टा है, ये ऐसे नहीं उल्टा। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण बात है कि अब इसको हम समाप्त करते हैं, चूँकि 2 आदमी को थोड़ा बोलना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि
माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर के घर घर इसका दीप जलाया। आज हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है, उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना जोर लगाया इन्होंने, स्कूल कॉलेज सब जगह पर कंपटीशन हो रहा है, गीत गा रहे हैं लोग, नाटक कर रहे हैं सब, तो ये इम्पोर्टेंट है। जाए अभी एक कोई मजाक के लिए कोई एक हमको भेजा तो बड़ी हंसी भी आई। तो एक शौचालय पर कोई गया शौच करने के लिए, शौच करके और 10 रुपया का नोट दिया, तो बड़ा साहब 5 रुपये लगता है, तो ऐसा करिए, छुट्टा तो नहीं है हमारे पास में, तो ऐसा करिए एक बार और हो लीजिए। तो हमको मिला तो हम तो बहुत देर हंसते रह गए। तो कहा कि हजूर पैसा तो नहीं है, तो एक बार और हो लीजिए आप जा कर के। तो कितना महत्वपूर्ण था ये शौचालय। ये बकिए चीज़ तो रोक सकते हैं, नाश्ता खाना पानी सब है। बर्नआउट सबसे पूछा आदमी खुश कब मिलती है, भैया बैंक बैलेंस अच्छा हो, अच्छा कुक हो, अच्छा खाना हो, और सुबह सुबह पेट साफ हो जाए, तो उससे ज़्यादा सुखी खुशी कभी नहीं होती। तो बिरबल की भी कहानी है, बहुत की कहानी, हम इसको छोड़ देते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जिनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता की बात जो हो रही है वो सारे देश में, दुनिया में। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से कोई प्रधानमंत्री शौचालय की बात नहीं किया था, बट ओबामा से जाकर शौचालय की बात उन्होंने की। ऑस्ट्रेलिया गए तो बात की, शंघाई गए, दक्षिण अफ्रीका गए, पर जहाँ भी गए मौका मिला शौचालय की बात करना नहीं छोड़ते हैं। अब ये जो कमिटमेंट आया, इसीलिए ये इतना लोगों का एटीट्यूड बदला, मिजाज बदला, मन बदला, और हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में भी शौचालय हो जाए। तो आज इनके जन्मदिन पर माननीय डॉक्टर सिन्हा साहब आए हैं। एक बार पुनः अपनी ओर से, सुलभ परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आशा करते हैं कि समय बदलने पर भी आपका स्नेह और प्रेम हम लोगों के प्रति अक्षुण्ण रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे लिए ये बहुत ही सुखद की बात है कि आज प्रखर राष्ट्रवादी, शिक्षाविद, चिंतक और नेता माननीय डॉक्टर राकेश सिन्हा जी हमारे मध्य है। आपकी लेखनी और आपका हर क्षण राष्ट्र को समर्पित रहा है। पंचजन्य जैसे महत्वपूर्ण पत्र में प्रकाशित हुए आपके लेखों से भारतीय युवाओं में एक नवीन जागृति आई है। आपने सदैव लोक मंगल की कामना की है, उपकर्म किए हैं, और उसका सुफल है कि आज आप देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुकूल राष्ट्र के बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए तत्पर हैं। हम आपका, आइए सर, हम सब आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्कर्ण है। आज के कार्यक्रम में सुलभ परिवार के मुखिया माननीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जिनको जब पद्म भूषण मिला तो पद्म भूषण की गरिमा बढ़ी, जिनका नाम लेते ही एक मानचित्र उभरता है। वह मानचित्र भूगोल का नहीं, वह मानचित्र इतिहास का नहीं, वह मानचित्र वर्तमान, भूत या भविष्य का नहीं, वह मानचित्र मानवीय संवेदना का, मानवीय व्यवहार का, और मानव की जो बुनियादी आवश्यकता है
जिस आवश्यकता में अमीर और गरीब, छोटा बच्चा या वृद्ध, सभी की आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता की जो गंभीरता से, प्रतिबद्धता से, संवेदना से, क्रांतिकारी तरीके से जो कार्य हुआ, वही मानचित्र हमारी आंखों के सामने आता है। प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जिनके बारे में द मेकिंग ऑफ लीजेंड पुस्तक की माननीय पाठक जी ने रचना की, मैं मानता हूं कि एक लीजेंड ने दूसरे लीजेंड के बारे में लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, विदेशों में मनाया जा रहा है, स्वस्फूर्त मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय बिंदेश्वर पाठक जी के लिए एक सामान्य व्यक्ति के नाते एक टाइटल देना चाहता हूं, सुलभ ऋषि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती उषा शर्मा जी, जो स्वयं पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं, मिस पूजा जी, अर्जुन प्रसाद जी, श्री बीएन प्रसाद जी, अनिल मिश्रा जी, कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राएं और सुलभ परिवार के सभी सदस्यगण। देखिए, समाज में हम सब आते हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, जीने के लिए, करने के लिए, लेकिन ऋषि कौन बनता है, संत कौन बनता है, महापुरुष कौन बनता है? जो समय से पहले चीजों को देखता है, संदर्भ से ऊपर जाकर चीजों को के बारे में सोचता है, समय की परिधि को लांघकर जो कदम बढ़ाता है, जो सभी प्रकार की जोखिम उठाकर आगे बढ़ता है, वही संत, ऋषि, आध्यात्म पुरुष और महात्मा होता है। देखिए, आधुनिक भारत के निर्माण में जब हम उपनिवेशवाद से मुक्त हुए तो शहरीकरण हो रहा था, देश का विकास हो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति के मन में यह भाव था, जो अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवार, अच्छे कद काठी और सौंदर्य के साथ वह नौजवान एक ऐसी चीज को छूता है जिसको दुनिया में दो ही लोग छूते हैं, एक मां अपने बच्चे के लिए और दूसरा भारत में महात्मा गांधी ने इस देश के लिए। और मां और महात्मा गांधी के बाद तीसरे पाठक जी हैं। महात्मा गांधी ने तो स्वच्छता के क्रम में एक व्यापक रूप दिया, जिसको कहते हैं स्थूल रूप में उन्होंने स्वच्छता को देखा। उसमें जो सूक्ष्म रूप था, स्वच्छता का जो सबसे गंभीरतम रूप था, जो व्यक्ति की आवश्यकता भी है और व्यक्ति उससे नफरत भी करता है, नफरत के उस आयाम को, जिस आयाम से लोग दूर भागता है, उस आयाम को उन्होंने हाथों में नहीं उठाया, अपने सर माथे पे उठा लिया। इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महानायक से मुझे मिलने का अवसर मिला। देखिए, फिल्मों में काम करके, बड़ी उपाधियां लेकर, बड़े ग्रंथ लिखकर, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करके लोग महान बनते हैं, लेकिन उनकी महानता को बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मेमोरियल लेक्चर होता है, कमेटी बनते हैं, उनके बच्चे परेशान रहते हैं, कैसे मेरे पिता का नाम हो।
कुछ दिन बाद उनका भी इंटरेस्ट खत्म होता है, फिर लोग भूलने लगते हैं, तब उन पर किताब लिखवाने के लिए लोगों को ढूंढा जाता है। लेकिन एक माननीय पाठक जी हैं जो एक जीवंत पुस्तक हैं, इनको मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि और भी बोलते, और मैं सुलभ परिवार से अनुरोध करता हूं, मैं भारत के जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी है तीन मूर्ति लाइब्रेरी, उसके डायरेक्टर से मैं अनुरोध करूंगा कि इनका ओरल हिस्ट्री तैयार किया जाए, क्योंकि ये ओरल हिस्ट्री किसी व्यक्ति का नहीं होगा। आप सोचिए 60 के दशक में यह काम करना, इनको क्या उलाहना मिली होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके परिवार को कितनी उलाहना मिली होगी। परिवार के लोगों का सड़कों पे चलना, सामाजिक कार्यक्रमों में चलना, परिवार को अपने सगे संबंधियों से ही उलाहना पहली मिलती होगी, आसपास के लोगों से मिलती होगी। परिवार का जब कोई अचीवमेंट होता होगा तो उस उलाहना से उस परिवार का इंट्रोडक्शन किया जाता है, इनका बेटा मैला ढोने वालों के साथ काम करता है। लेकिन उलाहना देने वाले चले गए, इन्होंने उसको भी राहत दी। जिन लोगों ने उलाहना दी होगी उनके कितने बेटे बेटियां पोते पोतियां उस सुलभ शौचालय का उपयोग किए होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं करते। इसलिए मैं इस सुलभ परिवार को बहुत बधाई देता हूं, आप जिनके साथ हैं। कहा जाता है चंदन, इतना भील जाति के जो लोग होते हैं, ट्राइब के लोग होते हैं, उनके पास चंदन की लकड़ियां होती हैं, उस चंदन की लकड़ी को जला देती हैं। अति परिचय होत है अरुचि अनुदार भाई, मलियागिरी की भिलनी चंदन दे जरा। तो आप चूँकि दिन प्रतिदिन इनके साथ रहते हैं, प्रशासन में, विचारों में, कार्य में, तो इनका महत्व आपको एक सिर्फ मुखिया के रूप में लगता है। लेकिन जो लोग इनके साथ नहीं हैं, जो शायद कभी इनसे मिलेंगे भी नहीं, कभी इनको देखेंगे भी नहीं, लेकिन इनके साथ हैं, इनके शरीर का हिस्सा है, ये उसके शरीर का हिस्सा है। तो बिंदेश्वर पाठक जी एक व्यक्ति नहीं, साधारणतः हम व्यक्ति कहते हैं, ये व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। मैं कहता हूँ बिंदेश्वर पाठक जी एक विचार है। मैंने ऐसा इसलिए कहा, ये प्रशंसा के शब्द नहीं है। 1933 की एक घटना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश में। जब जेल से नेहरू जी भी बाहर आए, महात्मा गांधी भी बाहर थे, तो कांग्रेस का कार्यक्रम आगे क्या हो, इसके लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी से कोई एक लंबा पत्र लिखा, 3-4 पृष्ठों का पत्र लिखा। भारत के उन कालखंड की एक विशेषता रही है, लोगों के पत्र स्वार्थ से ऊपर का होता था। उन लोगों के पत्र बीए और एमए की सिलेबस में चैप्टर होने लायक होता था। वो सोच समझकर लिखते थे, कहीं से कोट नहीं करते, अपनी बात लिखते थे। लेकिन जब व्यक्ति कर्मशील होता है और कर्मशील के साथ वो चिंतक होता है, तो कर्मशीलता और चिंतन दोनों मिलकर जो विद्वता पैदा करती है, वह विद्वता बिकने वाली नहीं होती है। वह विद्वता हमें पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वे शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। कितनी ईमानदारी थी वह व्यक्तित्व में। नेहरू जी ने पत्र लिखा तो अगले दिन महात्मा गांधी ने उसका जवाब दिया। जवाब में उन्होंने पंडित नेहरू को फटकारा। इसलिए नहीं फटकारा कि महात्मा गांधी के लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं थे, इसलिए भी नहीं फटकारा कि नेहरू जी की प्रतिबद्धता में कोई कमी थी। उन्होंने कहा तुम्हारे इतने बड़े पत्र में, लंबे पत्र में, कहीं पर भी रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। तुम कैसे कांग्रेस के नेता हो? कांग्रेस ने 1920 में रचनात्मक कार्यक्रम को स्वीकार किया, क्या वो सिर्फ कर्मकांड है? आगे जो उन्होंने लिखा कि आजादी की लड़ाई में जो लोग जेल जा रहे हैं, सिर्फ वे कांग्रेसी ही आजादी की लड़ाई के हिस्सा नहीं है, वे तो कुछ हजारों में हैं। लाखों लोग जो जेल नहीं जा रहे हैं,
जो रचनात्मक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, भारत बना रहे हैं, वे भारतीय राष्ट्रवाद को, जेल जाने वालों को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो एक संवेदना, एक सेंटिमेंट पैदा हो रहा है, उसके वो आधारशिला है। यदि तुम उनको भूल जाओगे तो ये देश नहीं चल पाएगा। जो 1933 में ये पत्र का जवाब गांधी जी ने लिखा और माननीय पाठक जी ने बताया कि इस प्रकार से कोलकाता कॉरपोरेशन में पास होने के बाद दशकों दशक तक यह सिर्फ कार्यक्रम का हिस्सा रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वैशिष्ट्य है, ये अन्य प्रधानमंत्रियों से कैसे भिन्न है। इसलिए नहीं कि ये ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए नहीं, ये तो एक विशेषता होती है, इसलिए नहीं कि ये ईमानदार है, सिर्फ इसलिए नहीं वे लोगों को प्रेरित करते हैं, इसलिए उन्होंने नए भारत का सपना, नए भारत का रास्ता तय कर दिया है। वह भारत क्या है? अब तक का भारत जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमको सौंपा था, उसी में गतिमान होते हुए हम चल रहे थे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो आपको लगेगा। 2014 से पहले जो हमारी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल थे, उनका भाषण सुनिए। उस समय देश में जो विमर्श था वो सुनिए। गरीबी जरूर थी, बेरोजगारी की बात थी, औद्योगिकरण की बात थी, कृषि सुधार की बात, ये सब है, ये सनातन सत्य है। कोई समाज रहेगा, आज से 2000 साल पहले भी इन बातों पर चर्चा होती होगी। जितना अगर आग बनता था तो वो भी इन्वेंशन हुआ था। मानव का स्वभाव है खोज करना। जब कोई प्रयोगशाला नहीं था तब भी आग की खोज हो गई थी। तो ये मानव का स्वभाव है। विकास भी मानव का स्वभाव है। कोई राज्य नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, तब भी विकास हुआ। विकास की गति, तरीके अलग हैं। इसलिए मैं उन खासियत पर नहीं जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत जो होना चाहिए था, जो 1000 साल पहले हमारी गाड़ी पीछे छूट गई थी, उन्होंने 1000 साल के उस दूरी को कुछ दशकों में तय करने के लिए सोचा है। जब उन्होंने एक बार कहा था कि हम अमेरिका जाने में गौरव का अनुभव करते हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए जब अमेरिका और यूरोप में, भारत में वीसा लेने के लिए लोग लंबी कतार में खड़े रहे। यह सिर्फ किसी देश के प्रति अपमानजनक बात नहीं थी, किसी देश को, यूरोप और अमेरिका को खारिज करना नहीं था, अपने वैशिष्ट्य को पहचानना था। हमारी ताकत क्या है? राज्य नहीं है। कोविड का संकट आया, भारतीय समाज ने कोविड से जितना संघर्ष किया, दुनिया का कोई समाज संघर्ष नहीं कर पाया। इटली में भाई और बहनों की लाशें पड़ी रही, कोई देखने वाला नहीं था। भारत में 2-4 अपवाद ऐसे थे, लोग जान की जोखिम उठाकर अपने परिवार क्या, अपने पड़ोसी क्या, अनजान लोगों के लिए जान की जोखिम उठाते रहे। दिखा दिया कि भारत में भावनात्मक एकता ऐतिहासिक है, अकाट्य है, अपूर्ण नहीं, पूर्ण है, कभी मिटने वाली नहीं। उस भावनात्मक एकता को समझकर कैसे देश आगे बढ़े। देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने स्वच्छता की बात कही तो कई विपक्ष के नेताओं ने कहा, क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काम है। ये विपक्ष के नेता यदि महात्मा गांधी के समय होते तो महात्मा गांधी को भी खारिज कर दिए होते कि क्या महात्मा गांधी कर रहे हैं। आपको बताऊं, मैंने यहां देखकर मुझे खुशी हुई जब मैं सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन लगा हुआ देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में लाल किले से अपने उद्बोधन में सैनिटरी पैड का जिक्र किया। मैं इसलिए से महत्वपूर्ण मानता हूं कि एक बार मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि सैनिटरी पैड खरीद कर ले आओ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षा उन्होंने बता ही दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। दुकान पे मैं गया तो काफ़ी लोग खड़े थे, मैं बोलने से हिचक गया, वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद गया तो दवा की दुकान पे तो हमेशा भीड़ रहती है, तो मैं आकर पत्नी को बोला कि मैं नहीं ला सकता। फिर
उन्होंने कागज़ पर लिख कर दिया, तो मैंने दुकान वाले को यूँ दिया जैसे कि मैं कुछ ड्रग्स खरीदने वाला हूँ। और उसने भी क्या किया, नीचे काले पॉलीथीन में रखकर मुझे ऐसे पकड़ाया। सभी लोग समझ रहे थे मैं क्या ले रहा हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से उस शब्द का प्रयोग किया तो मैंने उनको पत्र लिखकर कहा कि आपने सदियों से चली आ रही हमारी माँ, बहन, बेटियाँ, एक व्यक्ति के लिए 3 चीज़ें तो होती हैं, माँ, बहन, बेटियाँ। तीनों की जो जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी आवश्यकता रही, उस शरीर की उस आवश्यकता को इस समाज ने एक घेटो बनाकर रखा। हम जानते हैं मेरी बेटी को उसकी आवश्यकता है, लेकिन हम अपनी बेटी के लिए समझते हैं, दूसरे के लिए नहीं समझते। तो प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद जब ये हुई तो मैं पहला काम किया कि सैनिटरी पैड मांग कर, चूँकि मालवीय जी ने इस देश में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा डोमेन दिया है जो किसी के पास नहीं है। यदि आप सार्वजनिक कार्यकर्ता होकर भीख मांगते हैं तो वो भीख मांगना आपके लिए सम्मान है। मदन मोहन मालवीय जी ने BHU भीख मांगकर बना दिया। मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। जो आते हैं, राज्यसभा के कारण बहुत से लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे भी आते थे, राज्यसभा के कारण लोग बढ़ गए, आकी प्रशंसा करते हैं, आकर ऐसे से गुण बताते हैं। मैं समझता हूँ सबको। अंत में जाते समय मैं कहता हूँ मुझे सैनिटरी पैड चाहिए, मुझे वेंडिंग मशीन चाहिए, मुझे एम्बुलेंस चाहिए। इस जीवन में थोड़ा तो कर दें। तो जैसे मैंने 10 सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन मुझे मिल रहा है, 4 महीने लगाया छात्राओं के। इसलिए मैं जब आज आया, किस प्रकार से इन्होंने एक पूरा चक्र पूरा कर दिया। स्वच्छता है, मनुष्य की जो आवश्यक ज़रूरत है उसका समाधान है। फिर मनुष्य के जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, प्रकाश चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, उसका समाधान है। तो मोदी जी ने पाठक जी का बहुत सम्मान किया और करते हैं। जो कोई भी जाते हैं, रचनात्मक कार्यों की बात करते हैं, पाठक जी की चर्चा होती है। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, जो मैं बीच में रुक गया था उदाहरण देने में। 2014 के बाद आप देखिएगा इस देश में चर्चा का विषय क्या बना, क्लाइमेट, जलवायु। अब सामान्य व्यक्ति भी सामान्य स्कूल कॉलेज में पहले जलवायु चर्चा का विषय कुछ लोगों तक सीमित था। जब विदेशों में बैठक होती थी तो भारत के ब्यूरोक्रेट और मंत्री जाते थे तो अखबार में सुर्खी बनती थी, पृथ्वी की रक्षा, पृथ्वी को क्या संकट है वो चर्चा का विषय बना। पानी को बचाना और पानी की स्वच्छता, नदियां गंदी हो रही थी, गंगा, यमुना, सबकी स्वच्छता। अब विपक्ष यह कहता कितनी सफाई हुई, अभी इतनी नहीं हो पाई, जितना आपने कहा उतना नहीं हो पाया। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू इंडिया का न्यू गवर्नेंस दिया। गैर राजनीतिक विषयों को, जो विषय हमारी रुचि का नहीं था उसको हमारी रुचि का बनाया। मैं जब राज्यसभा में गया तो अचानक प्लास्टिक के खिलाफ, वन टाइम यूज प्लास्टिक के खिलाफ जब कैंपेन हुआ तो मैं पहली बार रियलाइज़ किया, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के रूप में अब तक तो नारे यही लगते थे, सत्ता में आने का, सत्ता में जाने का, सरकार के विरोध का, सरकार। हम जब गए तो बैनर में जरूर प्रधानमंत्री जी थे, बैनर में जरूर हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का फोटोग्राफ था, लेकिन हम रास्ते में प्लास्टिक ढूंढ ढूंढ कर उठा रहे थे और नारा लगता था, वन टाइम प्लास्टिक का यूज नहीं करो, नहीं करो, प्लास्टिक का यूज़ नहीं। हम के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सामाजिक काम कराना, यानी राजनीति जो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों से इतर हो चुकी थी। लगता था राजनीति एक जमींदारी बन गई है, कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ सत्ता, वोट और व्यक्ति एक चुनाव का एक वस्तु बन गया है। उसे नरेंद्र मोदी जी ने एक परिवर्तित कर दिया है। समाज को एक पूर्ण रूप में देखना, राजनीति एक हिस्सा है, लेकिन सामाजिक काम, सांस्कृतिक काम, यह भी उसका हिस्सा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु होने की आज कामना, जैसा पाठक जी ने किया, हम सब कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, वे सब कर रहे हैं जो भारत प्रेमी हैं। जो भी भारत को प्रेम करता है वो नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करता है, वो भारत बनाना चाहते हैं। एक मराठी में एक शब्द है जिसको मैंने आज ट्वीट किया, याची देही याची डोला। इसी आंखों के सामने और इसी शरीर से मैं ये काम करूंगा।
संकल्प यह होता, मैं इन्हीं आँखों से, इसी शरीर से याची देही याची डोला। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही संकल्प है, मैं अपनी आँखों से और अपने शरीर से ये भारत को परिवर्तित करके जाऊंगा। इसलिए उनका 24 आवर्स, दुनिया के लिए 24 घंटे, उनके लिए 72 घंटे हैं। वह स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, समाज के लिए जीते हैं और प्रेरणा देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हों, हम सब के प्रेरणा के स्रोत बने। और सिर्फ वे प्रेरणा के स्रोत नहीं बने, हम सब भी उनकी मौलिकता के आधार पर काम करते रहें। यही आज ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबके बीच मैं आया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार माननीय पाठक जी से आशीर्वाद लेते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार। माननीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने सुविचार और इतने ज्ञानवर्धक बातें सुनकर हम सब लोग आपके कृतज्ञ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी अनेकों कविताओं में से एक प्रेरक कविता है प्रयत्न। सर झुकाने की बारी आए, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। पर्वत की तरह अचल रहूं व नदी के बहाव सा निर्मल। श्रृंगारित शब्द नहीं मेरे, नाभि से प्रकटी वाणी हूँ। मेरे एक एक कर्म के पीछे ईश्वर को आशीर्वाद। आशा और समर्पण के साथ एक व्यक्ति किस तरह अपने साथ पूरे राष्ट्र के जीवन को असाधारण तरीके से बदल सकता है, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसका, उनका जीवन उनकी सबसे बड़ी मिसाल है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी माननीय श्रीमती उषा शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि अपने विचार हमारे बीच में प्रकट करें। परम आदरणीय सर जी और यहाँ जो साहब आए उनको मेरा नमस्कार, और यहाँ सभी उपस्थित लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आप सभी जानते हैं वैसे तो कि मैं पहले मेला ढोने का काम करती थी। मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, तब मम्मी के साथ में जाती थी मेला ढोने के लिए, और मैं ये काम करती थी मेला ढोने का। तो देखिए, 10 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई बड़े वाली दीदी के साथ। तो जैसे कि 4 साल के बाद मेरा गौना किया, तो मेरी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव नहीं था। गौने के बाद मुझे वही काम करने को मिला, मेला ढोने का, अलवर में। तो मैं जैसे कि सोच रही थी कि हो सकता मेरे पति के घर कोई अच्छा मिले, काम करने को मुझे नहीं मिले, लेकिन ऐसा तो हम लोगों में नहीं था। तो वही काम मैं करने लगी थी, मेला ढोने का। तो देखिए कितनी सी थी मैं, 7 साल का बच्चा कितना से होता है। तो बस मैं यही काम कर रही थी। ससुराल में आई तो वही काम करने को मिले, जो मेला ढोने का। तो मेरी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव भी नहीं था। तो जब मैं मेला ढोने का काम कर रही थी अलवर में, तो पता नहीं किस तरह से मेरे भाग्य बदला और डॉक्टर पाठक जी वहाँ पर आए। और देखिए सर, हम लोगों में इतना इतना घूंघट निकालते हैं राजस्थान में, जैसे कि आपके सामने आज खड़े हुए, ऐसे हम लोग पहले नहीं रहते थे। लेकिन आज साहब की वजह से मेला ढोने का काम तो हमने छोड़ा ही है। इससे तो हम लोग मुक्त हो गए, इस घूंघट से भी हो गए हम। तो इतना इतना सर जैसे घूंघटे निकाल के जा रहे थे, तो साहब ने पूछा भाई ये काम क्यों करते हो। अब सर देखिए, हम लोगों तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला रहा था मेला ढोने का, तो वही काम हम लोग कर रहे थे। तो साहब ने कहा ये काम छोड़ो, तो कोई और काम करने के लिए दें तो क्या करोगे। अब देखिए सर, इतना गंदा और घिनौना काम कोई करना नहीं चाहता, लेकिन हमारी तो मजबूरी थी। तो साहब ने कहा ठीक है, तुमको कोई अच्छा काम करने के लिए दूँ, तुम कर लेना। तो हमने कहा नहीं सर, हम ऐसे तो नहीं करेंगे। जहाँ हम लोग रहते हैं आप वहाँ चलिए, जहाँ हम लोगों के पति रहते हैं, सास ससुर है, हम लोग बुजुर्ग मिल जाएंगे आपको। तो साहब ने कहा ठीक है। तो हम लोगों के साथ वहाँ पर गए, तो उनका वही सवाल था कि सर हम लोगों को तो यही काम करते और कोई काम नहीं है। कि जैसे कि हम लोग सिलाई जानते हैं, पहली बार तो हम सर जानते नहीं, और जानते हैं तो सर इंची टेप से नाप तो लोग सिलाई का, तो छुआछूत के कारण वो लोग ऐसा नहीं था। जिसको कोई खाना पीने के सामान बनाए तो वो लोग छुआछूत के कारण बिल्कुल नहीं खरीदने से राजी थे। तो हम जैसे कि साहब ने वहाँ पर एक एनजीओ खोला, वहाँ पर तो नई दिशा के नाम से सेंटर खोला। तो सर वहाँ पर हम लोग अचार पापड़ जबे ये सब हम पार्लर का काम ये सब बनाने लगे। तो हमने साहब से कहा कि सर वहाँ पर तो बहुत छूत है, यहाँ तो हमारी छाया से भी बहुत दूर चलते हैं, तो सामान बनाने की तो बहुत दूर की बात है जो खरीदेंगे हमसे। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूँगा, सुलभ खरीदेगा। आदि की इन्हीं की वजह से ये तो खरीदते ही हैं,
लेकिन जिन्हों के घर में मैं शौचालय साफ करने जाती थी, आज वही लोग हैं सामान खरीद के खाते हैं, पापड़ अचार जबे। पार्लर के काम से हम लोगों को घर बुलाते हैं, जूट का बैग बनाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को घर बुलाते हैं। और सर कभी हम लोगों ने उनका घर पहले अंदर से नहीं देखा था, लेकिन आज है कि हम उनके डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं घर में। और बिल्कुल सर पीछे अपना वो जैसे कि फेशियल वगैरह करवाते हैं, वो लोग बाद में कराते हैं, पहले हम लोगों को चाय नाश्ता कराते हैं। तो सर हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, पहले हमने कभी उनका घर अंदर से देखा ही नहीं था। हम लोग पहले बाहर से उनका घर देखा था, लेकिन आज है कि हम लोग अंदर से उनका घर देखते हैं, बैठते हैं, उसी गिलास से वो लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, उसी में हम लोगों को पिलाते हैं, उसी चेयर पर सर वो बैठते हैं, उसी पे हमको बिठाते हैं। तो सर हम लोग को कितना अच्छा लगता है कि भाई हमको साहब ने समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया। अब वैसे मुझे अलवर में कोई शिकायत नहीं है और टोंक में, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एक साथ ऐसे ऐसे अपना घर परिवार इस तरह से हम लोग रहते हैं। वहाँ कर पंडित जी इतने पहले बेकार थे, लेकिन आज नहीं बताऊंगा उन्हें बेकार, बहुत अच्छे हैं आज वो सर। वो इतने वैसे थे क्योंकि मैं तो आज मैं खुद ही पंडित हूँ, अब तो मैं खुद ही शर्मा के नाम से हूँ सर। मुझे पंडित बना दिया साहब ने, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि भाई तुम कौन से समाज में जाना चाहते हो। अब सर वो लोग जैसे कि भंग कह बोलते थे जमादार ने, तो सर एक सर झुक जाता था। लेकिन आज जब मुझे बुलाते हैं शर्मा जी, मेरा पूरा नाम में लेते नहीं देते सर। आज वो ऐसे नहीं कहते उषा जी, ऐसे अरे शर्मा जी इधर आइए प्लीज़ बैठिए। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने बताया पहले कि हमको राजकुमारी बनाया था इन्होंने, फिर शर्मा जी बना दिया। जैसे कि फिर यहाँ पर मुझे बना पद्मश्री मुझे मिला, तो अब मुझे बोलते रहे रास्ते में जाते हो, अरे पद्मश्री जी इधर आइए प्लीज़ हमसे बात करिए। तो सर इतना इज्जत और सम्मान जितना साहब ने दिया डॉक्टर पाठक जी ने, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे लिए तो यही भगवान है, यही गांधी जी हैं जिन्होंने हम लोगों की ज़िंदगी बदली है। सर ना ही तो हमारे अलवर के रहने वाले हैं, ना ही हमारे बिरादरी के थे, लेकिन अब तो हमारी बिरादरी के हैं, हम इनकी बिरादरी के हैं। तो अब तो कोई सर भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब अच्छे से रहते हैं। वहाँ पर पंडित जी मुझे शादी में कार्ड देते हैं। मैं उनकी लड़की की शादी में गई थी सर, कार्ड दिया था मुझे, तो सोने के झुमके लेके गई थी, वो भी शिकार किए थे। फिर उन्होंने अपनी लड़की की शादी की थी जयपुर में, तो सर मुझे माँ भी बुलाया था, तो माँ भी सर मैं सोने के झुमके लेके गई थी। तो जैसे कि उन्होंने बारात का सम्मान कराया था, उसी तरह सर मेरा भी कराया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हम लोगों को इतना इज्जत और सम्मान मिला 2003 से सर में। कभी जैसे कहते हैं सर इसी जीवन में मैंने 2 जीवन जिए हैं। जब सर मेलड होती थी तो मैं यही जानती हूँ और यही मानती हूँ सर में कि नरक बिल्कुल ऐसा ही होगा, और जब से सर मैं सुलभ में आई हूँ तो मैं कहती हूँ भगवान बिल्कुल स्वर्ग ऐसा ही होगा। अब मुझे ऊपर जाने में सर मुझे स्वर्ग में ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे सुलभ में सब कुछ मिला है। तो मैं तो गांधी जी को और सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गांधी जी तो मैंने देखे नहीं, ये देश के देखिए पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने शौच और सफाई की बात की है। हमारे डॉक्टर पाठक जी तो बहुत वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन वो हैं जिन्होंने गांधी जी के बाद शौच और सफाई की बात की है। और देखिए हम जैसी लेडीज़ों को उन्होंने इज्जत और सम्मान की ज़िंदगी उन्होंने दिलाई है। हमारे साहब तो ऐसे हैं डॉक्टर पाठक जी कि अपना सम्मान बाद में कराते हैं, पहले हम लोगों को कराते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों को कभी सम्मान और इज्जत मिली नहीं थी। लेकिन आज है कि हर जगह पर हमारे यहाँ पर भी राजस्थान में सब लोगों को इज्जत और सम्मान देते हैं, हर जगह बुलाते हैं और बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं हम लोगों को। तो जैसे कि मैं कहती हूँ गांधी जी बहुत अच्छे थे, हमारे डॉक्टर पाठक जी अच्छे, अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश के। मैं उनके लिए मेरी तरफ से और मेरी सभी अन्य बहनों की तरफ से, पूरे सुलभ परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरह से अच्छे रहें और अपने देश का विकास करते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी, क्योंकि पिछले साल तो हम लोगों ने घर में मनाया था, ये बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से, तो हमने घर में मनाया था। घर में हम लोगों ने इनका जैसे कि फोटो में बोला था कि सर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर लेडीज़ को, हर लड़कियों को, हर जगह की बात कर रहे हैं। और सर हमारे डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों को इतना अच्छा बनाया, पंडित बनाया हम लोगों को। थोड़ा सा मैं मंत्र बोलूँगी। शांताकारं भुजगसेनव पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सर्देशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु बभुभैरव सर्वलोकैकनाथं
नमामि शमीशाने निर्वाणे रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेशे रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिमाकाशि वशं भजेऽहम् ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुकरबृहस्पतिं पंचैतानव संस्मरे नित्यं वेदवाणी पर्वतीत नमस्ते शारदे देवी काशीमीनपुरवासिनी त्वामेहं प्राते नित्यं विद्यादानव च देहि मे कर्पूरि गौरविकर्णावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव शर्मं मम देवि देवम् ॐ सेना भवतु सेनो भुनक्तु सेवीरे कर्वावै तेजस्विनावधीतु नमस्तु मा विद्विषावै सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। अब ये सर आपने भी तो बोला, सर ने बोला, थोड़ा सा मैं बोल लेती हूँ, सॉरी सर। सर मुझे वो तो बहुत अच्छा लगता है ज़्यादा बोलना, क्योंकि पहले हम लोग कभी स्टेज पे गए नहीं थे, तो अब ऐसा लगता है कि सर हम भी बोले थोड़ा सा, क्योंकि सर हम लोगों को इतना इन्होंने सिखाया है कि भाई अपने लिए तो आदमी बोल ही सकता है, और सर अपने लिए तो सभी जीते, मैं चाहता हूँ सबके लिए जिए। तो देखिए वहाँ पर हम लोग लड़कियाँ वगैरह हम सब पढ़ते हैं, हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल खुलवाया वहाँ पर, तो लड़कियाँ पढ़ रही हैं अच्छे से, क्योंकि पहले सर हम लोग भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज की सुलभ की वजह से हम लोग पढ़े लिखे हैं। देश विदेश हम भी गए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने देखी साफ सफाई, देखिए बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर देश विदेश गए हम, पेरिस गई सर, साउथ अफ्रीका गई मैं, लंदन गई हूँ, तो वहाँ पर भी सर जैसे कहते हैं कि इंग्लिश में स्पीच बोलिए, तो सर स्पीच तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इंग्लिश में। गुड आफ्टरनून all of you. My name is Usha Sharma. I live in Alwar, Rajasthan. I get up early in the morning. I am from Nai Disha Sulabh International Social Service Organization, Alwar, Rajasthan. Our founder's name is Dr. Bindeswar Pathak. We come to our center 8-9 a.m. Then we all attend the prayer. Then we go to our adult education class. Then after we all do our work. Cutting and embroidery, boutique gear, make some jute items, vermicelli, pickles, candles, snacks. Our production is supplied to Alwar, Tijara, Delhi, and we wish the name of our organization become high. Thank you, sir. और आपको जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार अच्छा लगता है, और नया नया कुछ आपके विचार आते हैं, और हम सब उसको सहर्ष सुनते हैं और अच्छा लगता है बहुत। और अब मैं माननीय सुश्री पूजा छांगरा जो हमारे बीच में आई हैं टोंक से, उनसे आग्रह करती हूँ कि अपने सुविचार हमारे बीच में कृपया प्रकट करें। माननीय अतिथिगण, आदरणीय संस्थापक सर और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा शर्मा है। पहले मैं शर्मा नहीं लगाती थी, और अब जब से मैं पंडित बनी हूँ, जब से मैं शर्मा के नाम से ही जानी जाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं शर्मा के नाम से ही अपनी पहचान बनाऊँ और सब जगह अपनी पहचान ऐसे बनाती चली जाऊँ जैसे सुलभ ने मुझे बनाया है। कि जैसे कि अभी उषा आंटी ने बताया है कि इन्होंने भी बचपन से ही काम किया था, तो मैं भी अपनी मम्मी के साथ बचपन से ही काम करने जाती थी। तो हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता था कि बेटा इस तरीके से मलक उठाते हैं, ऐसे रखते हैं सर पे, और इस तरीके से रोटी लेते हैं, तो तुम सीख लो। मैं मेरे मन में सोचती थी कि भाई अपन को ये काम ही क्यों सीखना है। मेरी दादी करती थी, मेरी मम्मी करती थी, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे भी यही काम सीखना है, क्योंकि शायद मुझे और काम भी नहीं मिलेगा। मैं बोलती भी थी कि भाई मुझे और काम भी सीखना है। कि बेटा सिखाएगा कौन, घर वाले हमेशा कहते थे बेटा सिखाएगा कौन, हमसे तो सब छुआछूत करते हैं, और तुम काम सीखने के लिए जाओगी भी कहाँ पे। तो मैंने भी ऐसे ही मेरी
ज़िंदगी बना ली थी कि मुझे भी ये ना काम यही करना था। जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं मेरी मम्मी के साथ जाती थी और कभी कभी स्कूल की छुट्टी भी कर लेती थी जाने के लिए, मम्मी के साथ काम ज़्यादा होता था तो जैसे ही मैं दूसरे दिन स्कूल में जाती थी तो बच्चे सब बोलते थे सर इसको पीछे बिठाओ, ये तो अछूत है, इसकी मम्मी के साथ काम करने आती है। तब भी इतना बुरा लगता था कि मैं भी तो इनकी तरह एक बच्ची हूँ, मैं भी तो इनके साथ बैठ सकती हूँ। काम तो हमारा शायद वही था ही कि भाई यही काम करना है, पर मैं भी इनके बराबर चल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। कि मेरी एक छोटी सी सर घटना है जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं 8वीं क्लास में थी तो प्रिंसिपल सर ने जो नवरात्रों में कन्या बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो सभी बच्चियों को बुलाए थे स्कूल की, क्योंकि भाई सब आना। तो मैं भी घर पे बोली कि सर मम्मी मुझे भी जाना है सर के घर पे खाना खाने के लिए। घर वालों ने भी बोला कि नहीं रहने दे, क्या करेगी जाके, और फालतू में ही मत जा, रहने दे। पर मैं जिद करके चली गई। मुझे पता नहीं था ना कि भाई, क्योंकि पहली बार ही जा रही हूँ तो किसी के घर पे तो भाई अच्छे से वेलकम करेंगे, सब साथ में खाना खाएंगे। तो जैसे ही मैं सर के घर पहुँची तो सभी बच्चियाँ मुझे देख के एकदम से खड़ी होगी। तो मैं डर गई, भाई क्या हो गया अचानक से, ये कैसे खड़ी होगी मुझे देख के। तो बोली सर आपने इसको भी बुला लिया? तो सर बोले कि क्यों, क्या हो गया, ये भी तुम्हारी तरह एक कन्या है, ये भी खाना खा सकती है। कि नहीं सर, अगर हमारे घर वालों को पता चलेगा तो हमारा घर वाले शायद नाम भी कटवा दे स्कूल से, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, तुम इधर बैठ जाओ। तो मेरे को अलग से बिठा दिया। तब भी ऐसा लगा कि शायद मेरे को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैं अपने घर पे ही ठीक थी। और जब 2008 में सुलभ ने वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोला नई दिशा के नाम से टोंक में, तो हमें 15 दिन के बाद में पता चला कि भाई ट्रेनिंग सेंटर है और ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे काम सिखाएंगे। तो घर वाले वो थोड़ा डरते ना कि भाई हमारा ये काम भी छूट जाएगा और तुम्हें वापस इस काम से भी नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खुलते थे 6 महीने या साल 2 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं खुलते थे। तो कि घर वालों ने मना किया कि क्या करोगे तुम, वहाँ जाके रहने दो, ये काम भी छोड़ देंगे, तुम्हें कौन काम पे लगाएगा। कि नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ज़्यादा देखते तो है कैसा क्या है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सीख ही लेंगे। तो मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी ने वहाँ का देखा तो सबसे पहले वहाँ पे प्रेयर होती थी। सबसे ना मतलब वो पूछते थे कि तुमने नाखून काटे, तुम नहा के आए, तो मतलब ये बातें पूछते थे। तो मेरी मम्मी को लगा कि हाँ कि कुछ तो है, मेरी बेटी ज़्यादा नहीं तो सिलाई तो सीख ही लेगी। वहाँ पे सिलाई सिखाई, पार्लर सिखाते हैं सिलाई का, और एक टोंक में होता है नमदे का काम, तो वो फैक्ट्री से हमें सिखाया गया। और जो जजमान हमसे जिनके घर में हम काम करने जाते थे, जो हमसे दूर रहते थे, आज उन्हीं जजमानों के मैं ब्लाउज सिलती हूँ, ड्रेसें सिलती हूँ, उनका खुद का मैं नाप लेती हूँ। और मैं उनसे पूछती थी कि भाई मैं पहले की वही लड़की हूँ जो मैं पहले काम करती थी, कि तुमने वो काम ही छोड़ दिया, तुम अच्छे से रहने लग गए, तुमने इतना अच्छा काम सीख लिया, क्योंकि हम तो आप ही से सिलवाएंगे और आप ही हमारा नाप लो। तो ये देख के मतलब इतना परिवर्तन आया टोंक और अलवर में कि शायद सुलभ नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी वैसे जैसे आई थी हमारे पिछले वालों की, वैसे ही हमारी भी चली जाती। तो मैं सर को और सुलभ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें मतलब नई ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना, अलग सी ज़िंदगी मिल गई हमें। अब तो हम उड़े उड़े फिरते। और अब सर गए थे टोंक में, शादी थी वहाँ पे, तो मैंने सर को स्कूटी पे भी बिठाया था, अपनी स्कूटी पे, वो शादी में गए थे। मुझे वो बोले पीछे बैठ जा तू, तेरे को। तो ये आपने फ़ोटो देखी है सर, इसमें मेरे को डर भी लग रहा था कि शायद मैं सर को गिरा ना दूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, सभी मतलब गाड़ियाँ थी पर गाड़ी से नहीं उतरे, मेरी स्कूटी से उतरे। सब पूछे अरे तूने सर को बिठा लिया तो गिराया तो नहीं ना? मैंने कि नहीं गिराया, कि हिम्मत मिल गई सर के बैठने से मेरे को। मैं आज जो जजमान है हमारे, वो खैर वो तो मुझे जानते ही हैं, पर जो उनके जो गेस्ट आते हैं, जो हमें शादी में बुलाते हैं, वो भी मुझे जानते हैं। और जो जजमान जैसे सर ने हमें पंडित बनाया था, सबसे पहले तो कुछ जजमान हमारे आए भी थे। तो उन जजमानों को जब पता चला कि इन्होंने मतलब भाई ब्राह्मण जात से हो गए, तो उन्होंने अपने फ़ोन में मेरा नाम भी पूजा शर्मा के नाम से ही सेव कर दिया। अब तो जब भी मैं फ़ोन करती हूँ वो उठा के बोलते हैं हाँ जी पूजा शर्मा जी बोलिए। तो मतलब इतना चेंज हो गया, हमारी ज़िंदगी तो जैसे बदल ही गई सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि ये फिर आएंगे और उस समय पूरा कैंपस दिखलाएंगे इनको। और फिर आंदोलन की जो चर्चा है, अब ये लोग महिला ढोते थे और अभी शर्मा बोल रहे हैं, ये भी प्रोफेसर है बुद्धि जी। तो आश्चर्य लग रहा कि भाई शर्मा क्यों बोल रही है। तो ये सब चर्चा हम उस समय जब आएंगे ये, तो उस समय को समय लेके इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम समाज को
बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे जो महिला ढो रहे थे आज ब्राह्मण कहला रहे हैं उस समाज में। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कहने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा, जब तक सब लोग मंदिर में एक साथ पूजा नहीं करेंगे, एक साथ तालाब में नहाएंगे नहीं, एक साथ खाना खाएंगे नहीं, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि छुआछूत समाप्त हुआ। तो ये चर्चा हम नेक्स्ट बार में करेंगे इस पर। जो महत्वपूर्ण बात है, जो आज पत्र भेजा है हमने माननीय प्रधानमंत्री को, तो उसमें मैंने लिखा है कि आप भारत के पुत्र तो हैं ही हैं, साथ साथ आप धरती के पुत्र हैं। तो जो स्थिति अभी अफ़गानिस्तान में हो रही है, 12 वर्ष की लड़कियों को जो जिस प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं और रेप कर रहे हैं, लेके आकर उनको शादी करा दे रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, तो ये तो सारे मानवता के लिए ही है ना, ये सिर्फ एक देश के लिए थोड़े ही है। अब आप देखते हैं टीवी में, अखबार में देखते हैं, तो कैसा लगता होगा मन में। कोई देश दूसरा है ठीक है, लेकिन वो जो है तो हमने लिखा है कि आप भारत के पुत्र तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ आप धरती के पुत्र हैं। इसलिए अफगानिस्तान की समस्या को समाधान करने का भी आप जरूर प्रयास करेंगे। तो ये जो माननीय जो मोदी जी हैं, वो प्रबल इच्छा के किस प्रकार से उन्होंने कश्मीर की समस्या का समाधान किया। मैं बैठा था 85 में घर में अपने कार्यालय में, और एक लोग दौड़ के आया कि साहब यहाँ से निकलिए निकलिए, जल्दी निकल जाइए। भाई क्या हो गया, इतना जल्दी क्या हो रहा है? नहीं, आतंकी लोग यहाँ आ गए हैं, वो मार देंगे आप लोगों को, अब भागिए यहाँ से, निकलिए। जो सामान साथ था वो छोड़ छाड़ के ही हम लोग वहाँ से निकल गए। माननीय मोदी जी नहीं होते तो कश्मीर की समस्या का समाधान आज भी नहीं हो सकता था। किसी की हिम्मत नहीं थी इस समस्या का समाधान करने का, बहाना कुछ तो था ही। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि 3 तलाक का, और महिलाएं मुसलमान हो चाहे हिंदू कोई भी हो, लेकिन अब अफगानिस्तान में घटना घट रही है, तकलीफ यहाँ हो रहा है, और अपने देश में ही महिला जो है वो पीड़ित हो रही है, और हम बैठ के देख रहे हैं। ये कैसे होगा? तो इसीलिए जो आज हम जन्मदिन जो उनका मना रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि जो नेतृत्व में है वो इतना बढ़िया है कि देश का विकास हो रहा है। अब समय नहीं है उतनी बार तो चर्चा करने की, लेकिन ये है कि हम लोग खुश हैं, और हमने यह भी लिखा है कि आगे भी चुनाव में प्रधानमंत्री आप ही बनेंगे। तो ये जो है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान इनको दीर्घायु रखे और हम लोग के नेतृत्व प्रदान करें, और जो समस्याएं सब हैं उसका समाधान जैसा कर रहे हैं उसको करवाएं। और जो उससे आगे जो महत्वपूर्ण है कि समाज कैसे बदले, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, और कैसे मैला ढोने वाले आदमी को एज ए ब्राह्मण समाज स्वीकार कर ले, पूरा समाज अल्बर्ट टॉक का कि ब्राह्मण स्वीकार कर ले, अपने आप में आश्चर्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक मंदिर में एक साथ पूजा नहीं करेंगे, जब तक साथ खाना नहीं खाएंगे, जब तक नहाएंगे नहीं तालाब में, कुआं से पानी नहीं भरेंगे एक साथ, तो तब तक हम नहीं समझेंगे कि छुआछूत समाप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अब हम समाप्त कर रहे हैं ये कह करके कि अहिंसा के माध्यम से, कहीं कोई हिंसा की बात इसमें नहीं हुई। हमने न कोई किताब फाड़े, न किसी को अपमानजनक शब्द कहे,
न कुछ एजिटेशन किया, न फास्टिंग किया। फास्ट हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमको बहुत भूख लगती है, तो हम फास्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो बिना कुछ के समाज में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ये तो इतिहास में विश्वास ही कोई नहीं करेगा कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि चे गुएवारा जिसने क्यूबा की आज़ादी ली थी, वो आया था 1959 में दिल्ली में। उसने भाषण दिया था कि भूखे को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है। फिर ही हसन टू ऐड, नहीं, अपनी बात को मैं इंडोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ऑपरेस्ड है ये चेंज करेंगे ऑपरेशर को, तो ऑपरेशर चेंज करेगा ऑपरेस्ड को और सिलसिलाबद्ध नहीं होगा। इसलिए उसने कहा जो आदमी ने क्यूबा की आज़ादी हिंसा से ली थी, वो आदमी दिल्ली में आके कह रहा है कि मैं गांधी के सिद्धांत को इंडोर्स करता हूँ कि अहिंसा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है और वही अस्थायी होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये सब चर्चा आपसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कंपेस दिखाएंगे जब मौका मिले, चूँकि आप अति व्यस्त लोग में से हैं। जब आपको मौका मिलेगा आप बताएंगे, इंडिकेट करेंगे तो हम लोग फिर बुलाएंगे, एक बार फिर दिखाएंगे आपको। क्योंकि आज जो आप आए तो बहुत ही अच्छा लगा, अभी मन नहीं भरा इसलिए आपको फिर से हम बुलाएंगे बात के लिए। आभा जी, आप धन्यवाद ज्ञापन करिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित स्वच्छता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री राकेश सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय फाउंडर सर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एवं माननीय उषा जी, माननीय पूजा जी एवं यहाँ पधारे सभी सुलभ परिवार के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री का गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक का 20 वर्ष का कार्यकाल जन कल्याण एवं देश सेवा की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ है और उन्होंने पूरे देश को गवर्नेंस का एक नया रास्ता दिखाया है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ही उस रास्ते पर चलकर हमारा देश बहुत जल्दी अति विकसित देशों की सूची में रहेगा। आज सुलभ परिवार के लिए यह एक विशिष्ट दिवस है क्योंकि हम सब यहाँ स्वच्छता दिवस समारोह पर एकत्रित हुए हैं और इसके आयोजन के पीछे एक लंबा इतिहास है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने स्वच्छता की संस्कृति की शुरुआत की थी और उसके पश्चात हमारे आदरणीय सर डॉक्टर पाठक ने गांधी जी के इस सपना को पूरा करने का संकल्प लिया और हम सभी जानते हैं कि 50 सालों की लंबी यात्रा एवं अपने इस कार्यकाल के दौरान बिना रुके बिना थके निरंतर कार्य करते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में अपना महान योगदान दिया और उसके पश्चात 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया एवं पूरे देश के लोगों को इससे जोड़ा। आज सुलभ परिवार हमारे आदरणीय सर डॉक्टर पाठक के नेतृत्व में स्वच्छता दिवस समारोह को मनाकर इस स्वच्छता की श्रृंखला के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा है। माननीय सांसद सर राकेश सिन्हा जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया और उनका हम हृदय से आभार करते हैं और आशा करते हैं कि उनके विचारों को सुनना, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी थे, उनके विचारों को सुनना हर सुलभ परिवार के हर सदस्य के लिए हमेशा एक यादगार होगा। सर आपका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमारे आदरणीय पाठक सर को सुलभ ऋषि की उपाधि दी है और सर ने ये आश्वासन भी दिया है कि वो जो लाइब्रेरी है, 3 मूर्ति की जो लाइब्रेरी है, उसमें डायरेक्टर से बात करेंगे कि सर की जो जीवनी है उसका ओरल
वहाँ पे लिखा जाए और उसको सभी लोग पढ़ पाएँ। हम भी दिल से सर यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती उषा शर्मा जी ने जो अपना भाषण दिया वो बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह से उन्होंने आज वेद पढ़े उससे पूरी तरह से साबित होता है कि आप अब उषा शर्मा हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूजा जी का भी बहुत बहुत आभार। आपने जो अपनी जीवनी सुनाई, किस तरह से आपने सुलभ को ज्वाइन किया, किस तरह से डॉक्टर पाठक के बताए हुए मार्ग पर चलकर आज आप समाज में एक स्थिति पर हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हैं हमारी नई दिशा के साथ कार्य करके। इस आयोजन को सफल बनाने में कार्यरत सुलभ परिवार एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ओछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और हम लोगों को नेतृत्व करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।